गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी ने क्विज़ तो दे लिया। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो काफ़ी लोगों ने गलत किया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी। उसके बाद स्टार्ट करूँगी जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो काफ़ी लोगों ने बहुत छोटे छोटे से मिस्टेक करके कर दिए हैं आपके पेपर में। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है हमें। तो बीजेटी जानते हैं सभी लोग, कितनी तरह के होता है? ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा क्या होता है? पीएनपी। ओके, सिंबल की अगर हम बात करें तो ये सिंबल होता है एनपीएन में एमीटर करंट। ये एरो जो है वो एमीटर करंट को शो कर रहा है। दिस इज एन पी एन, और करंट हमेशा पी से एन की तरफ आता है। इसमें ये है आपका पी एन पी, करंट पी टू एन। ओके, तो ये आपका हो गया एमीटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस एमीटर। ओके, करंट डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका एमीटर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, दैट इज आई ई। इसमें ये आई ई, अब आपने पढ़ रखा होगा पहले, आई ई इज इक्वल टू क्या होता है? आई बी प्लस आई सी। मतलब आपकी जो बेस करंट है और कलेक्टर करंट है उसका सम होता है एमीटर करंट। तो इसमें अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी आई बी और आई सी की? एमीटर करंट ऐसे आ रहा है तो आई बी इस डायरेक्शन में होगा और आई सी इस डायरेक्शन में, पी एन पी में। अगर हम एन पी एन की बात करें तो एमीटर करंट इधर आ रही है, मतलब आई बी और आई सी दोनों एड ऑन होके आई ई मिल रहा है। तो एन पी एन हो या पी एन पी हो, जंक्शन कितने होते हैं? ये आपका एन पी एन है और ये है आपका पी एन पी। जंक्शन कितने हुए? दो। कौन कौन से जंक्शन है आपका? ये एमीटर है, बेस है और ये है कलेक्टर। सेम ईयर, एमीटर बेस कलेक्टर। जंक्शन आपके कौन से होंगे? एमीटर बेस जंक्शन और एक होगा कलेक्टर बेस जंक्शन। सेम यहाँ पे भी, राइट। अब इन दोनों में यूज कौन सा होता है सबसे ज़्यादा? तो एनपीएन आपका ज़्यादा यूज होता है कंपेयर टू पीएनपी। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि एनपीएन में आपका जो है मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हायर होती है कंपेयर टू होल्स। इसलिए जो भी ट्रांजिस्टर आपके बनते हैं उसमें मैक्सिमम केसेस में एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका यूज़ होता है। ये रीज़न है उसका। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि कितने जंक्शन होते हैं? दो जंक्शन है इसमें। अब देखिए रीज़न ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? 4 रीज़न ऑफ ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर्स के। क्या है? कट ऑफ, सैचुरेशन, फॉरवर्ड एक्टिव, और रिवर्स एक्टिव। ये रिवर्स एक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स एक्टिव भी बोलते हैं। ओके, तो ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ में है, सैचुरेशन में है, फॉरवर्ड एक्टिव है या रिवर्स एक्टिव है? ये हमारा जंक्शन कौन सा बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, उस पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ के केस में आप क्या होता है? रीजन ऑफ ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपका कट ऑफ, सैचुरेशन, फॉरवर्ड एक्टिव और रिवर्स एक्टिव। अगर हम जंक्शन की बात करें, एमीटर बेस जंक्शन के बाद कलेक्टर बेस जंक्शन के बाद, तो कट ऑफ के कंडीशन में एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है? रिवर्स बायस में। कलेक्टर बेस जंक्शन भी क्या होता है? रिवर्स बायस में।
सैचुरेशन के केस में ये भी फॉरवर्ड बायस होता है और ये भी फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड एक्टिव के केस में क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। रिवर्स एक्टिव में रिवर्स बायस एंड रिवर्स बायस। अगर हम बात करें कि ट्रांजिस्टर इन सब में किस तरह काम करता है, तो कट ऑफ और सैचुरेशन इन दोनों को मिला के ये स्विच की तरह काम करता है। क्योंकि कट ऑफ के केस में ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाता है, इसके केस में ऑन हो जाता है। ऑन ऑफ दैट मीन्स स्विच। फॉरवर्ड एक्टिव के केस में आपका ट्रांजिस्टर काम करता है एम्पलीफायर की तरह। रिवर्स एक्टिव के केस में आपका ट्रांजिस्टर काम करता है किसकी तरह, एटेन्यूएटर की तरह। एटेन्यूएटर मतलब वो एम्पलीफायर का जस्ट अपोजिट है। एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, जो भी हम सिग्नल देते हैं उसकी स्ट्रेंथ को ये एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। इसमें ये क्या होगा, कम हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर। अब एक चीज़, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम एक्टिव रीजन के केस में हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, एक मिनट लेट मी चेक। At the base emitter junction of transistor, in case of active region operation, one finds, मतलब कंडीशन उन्होंने ले लिया है कि एक्टिव रीजन है, मतलब ये वाली कंडीशन है, और बेस एमिटर जंक्शन की बात हो रही है, मतलब दैट इज, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो जब भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया तो उसमें आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस भी सुन लीजिए। वाइट डिप्लीशन लेयर, वाइट डिप्लीशन लेयर कब होता है, जब आपका मतलब जो डायोड है वो जो रिवर्स बायस में होता है, तब आपका डिप्लीशन क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, डिप्लीशन लेयर। और उसमें एक ऑप्शन है रिवर्स बायस, जो कि है नहीं, क्योंकि एक्टिव रीजन में एमिटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। तो वो क्वेश्चन भी वो ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एक है इसमें नन ऑफ द एबव, और एक उसमें है लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस आपका सही है, क्योंकि जब भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ये ऑन हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ देगा, तभी तो आपका करंट फ्लो होगा। जब आपका डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है, तो वो हाई रेजिस्टेंस पाथ देता है, डायोड आपका ऑफ हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट मान के चलते हैं। उस केस में आपका डायोड ऑफ हो गया, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ से आपको सिंपल आंसर क्या देना था, फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इतना आपको पता है कि एक्टिव रीजन है, एमिटर बेस जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस है मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। एक और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, in a transistor signal is transferred from, तो बीजेटी जो होता है वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर इसका नाम क्यों पड़ा है, ये दो चीज़ों से बना हुआ है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। तो यहाँ से इन्होंने ट्रांस लिया है और ईस्टर लिया है, ये चीज़ कट डाउन, ये ट्रांस और ईस्टर। मतलब क्या है, जब आप ट्रांजिस्टर देखोगे तो इनपुट वाला पार्ट क्या होता है, बेस इमिटर जंक्शन, लाइक ठीक है, यहाँ पे आपने सिग्नल दिया 0.7 वोल्ट, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे बीच में आपका ट्रांजिस्टर है, एक आदमी की तरह मैंने बना दिया। और यहाँ पे आपने VCC, RC, और यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये वेरी हाई रेजिस्टेंस पाथ होता है, क्योंकि ये हमारा एमीटर बेस वाला पार्ट है और ये कलेक्टर बेस, ये आपका रिवर्स बायस, राइट। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, और ये आपका फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होगा। तो मेनली ट्रांजिस्टर क्या करता है, जो भी सिग्नल है
उसको ट्रांसफ़र करता है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, लो रेजिस्टेंस सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में पाथ में, मतलब इस पाथ से होके जा रहा है, लो से हाई की तरफ सिग्नल को भेजता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे सिग्नल को, और वो रजिस्टर क्या है, लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर पे, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर। तो ये क्वेश्चन था आपका, इन अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको एमीटर बेस्ड जंक्शन को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, ये आपका रिवर्स होगा। तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस से आपको हाई रेजिस्टेंस में जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था जो आप लोगों ने काफ़ी गलत किया है, जो मुझे बताना था। और एक चीज़, ये जो सिंबल, मतलब पीएनपी और एनपीएन की बात कर रहे थे हम, तो ये आपका एनपीएन है, ये आपका पीएनपी है। मान लीजिए ये पीएनपी और ये एमीटर बेस कलेक्टर, ये कलेक्टर बेस एमीटर। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली क्या है, ये एनपीएन, मतलब यहाँ पे पी और एन के बीच में एक डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे भी पी और एन के बीच में एक डायोड है, राइट। यहाँ भी देखो आप, ओके। तो यहाँ की अगर आपको वोल्टेज लिखनी हो तो वोल्टेज आप क्या लिखते हैं, वी बी ई। यहाँ पे वोल्टेज वी बी सी, सेम हेयर यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, वी सी बी, एंड हेयर वी ई बी, राइट। अब इसमें देखो करंट की जो डायरेक्शन हमने बताई थी, ये आई ई है, आई बी और आई सी का सम होगा, मतलब यहाँ से आई सी आ रहा होगा और इधर से आई बी, ओके। और इसमें देखिए ये आपका आई ई है, तो आई बी और आई सी की क्या होगी डायरेक्शन, ये आई बी की डायरेक्शन है और ये आई सी की डायरेक्शन है। देखो आई ई जो है, सॉरी दिस इज आई ई आ रहा है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आई बी और आई सी में। इसमें देखिए आई बी और आई सी दोनों मिलके आई में, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये एन पी एन है और ये पी एन पी है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, जहाँ पे भी वी बी ई है यहाँ पे देखिए ई बी हो गया, बी ई और ई बी, मतलब वी बी ई क्या होता है, वी बी माइनस वी, और यहाँ से देखो तो वी ई बी क्या होता है, वी ई माइनस वी बी, बस माइनस साइन का ही डिफरेंस है। दैट मीन्स वी ई बी क्या है, माइनस वी बी ई, राइट। सेम इस वी ई बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वी बी ई, ओके। इसी तरह हम बी सी की भी बात कर सकते हैं, जो सी बी, सेम चीज़, और यहाँ से वी सी बी क्या होगा, माइनस वी सी, ओके। डायरेक्शंस में करंट की भी बात करें तो देखिए यहाँ पे इस वाले केस में एमीटर करंट आपका बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर से बाहर आ रहा है। इसमें देखिए ट्रांजिस्टर में एंटर कर रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गए, ये ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है, ये ट्रांजिस्टर में एंटर कर रहा है। सेम आईसी, इसमें ट्रांजिस्टर में एंटर कर रहा है पर यहाँ से बाहर निकल रहा है। इसमें आई भी देखिए ट्रांजिस्टर में एंटर कर रहा है या बाहर निकल रहा है, तो मतलब जो कुछ भी इसमें है उसका नेगेटिव साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारा पीएनपी के लिए फॉलो हो जाएगा। तो सेम एक क्वेश्चन आपका इस पे भी था, एक मिनट, इन अ बीजेटी सर्किट ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय एनपीएन ट्रांजिस्टर। वो कह रहे हैं कि कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, अगर हम उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे तो नया सर्किट जो बनेगा उसमें क्या करना होगा, रिप्लेस ऑल कैलकुलेटेड करंट बाय रिवर्स वैल्यू। जो भी हमने, जैसे पहले में पीएनपी सर्किट दे रखा था उसके लिए हमने सब कुछ निकाल लिया, सारे वोल्टेजेस सारे करंट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें पता चलता है कि पीएनपी को अब रिप्लेस करना है हमें एनपीएन से, तो अब क्या जो कैलकुलेशन हमने किया है वो सारा वेस्ट है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या करें हम, जो सारी करंट की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दें नेगेटिव साइन के साथ, या फिर जो कुछ भी वोल्टेज की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दें, या फिर जो वोल्टेज और करंट दोनों हैं उनको हम रिवर्स वैल्यू कर दें, या हमें सारी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा फंडा है, आपको सारी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। अगर पीएनपी के लिए आपने कैलकुलेशन कर लिया है
तो वो सेम चीज़ एनपीएन के लिए एप्लीकेबल होगी, बस आपको रिवर्स कर देना उसका, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन लगा देंगे, दैट विल आंसर। ये सभी को क्लियर होगा। रीजन ऑफ ऑपरेशन आपने देख लिया। और एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है कि ट्रांजिस्टर का बिहेवियर हम कैसे देखते हैं। बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर हम किससे डिटरमाइन कैसे करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसके बीच होता है, ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, ओके। पर इसके जब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं। मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपकी करंट है, ये V है, तो कोई फिक्स वैल्यू आउटपुट की किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए हम I और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा आपको। अभी सही है। इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, जैसे यहाँ पे इनपुट करंट है और यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज अगर है, तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज की एक फिक्स वैल्यू हो जाए, फिक्स वैल्यू हम कर लेंगे और उसके लिए हम I और V में, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में हम देखेंगे कि ग्राफ क्या आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद आउटपुट वोल्टेज को एक दूसरी वैल्यू पे फिक्स करेंगे और I और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच में, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। इस केस में हम किसको कांस्टेंट रखते हैं, इनपुट करंट, इनपुट करंट को कांस्टेंट रख के। सेम चीज उसमें भी I वर्सेस V है, पर इसमें एक फिक्स्ड इनपुट करंट कुछ होगी, जैसे हम कॉमन इमीटर की बात करें तो उसमें आउटपुट करंट क्या होता है आपका IC और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है VC, ठीक है। उस इनपुट करंट क्या है IB, तो एक पर्टिकुलर IB1 के लिए हम IC और VC में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप फिर दूसरा अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो उस IB को किसी और वैल्यू पे आप फिक्स कर लो और उसके बाद फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की। आपने ट्रांजिस्टर में पढ़ रखा होगा कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, 3। कौन से, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर। इन तीनों के बारे में आपको पता ही होगा, पर सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो कॉमन एमिटर, क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट होता है। रीज़न क्या है इसका, हाई करंट गेन। इसमें आप मतलब हम कॉमन एमिटर की बात करें तो इसमें आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट क्या होता है, बीटा IB प्लस ICEO, लीकेज करंट है ये। इसमें आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो बीटा है वो बहुत हाई होता है, करंट गेन हाई होता है। सेकेंड चीज़, हाई वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन भी होता है हाई, एंड हाई पावर गेन। थर्ड पॉइंट है इसका आउटपुट इम्पिडेंस, और इनपुट इम्पिडेंस का जो रेशियो होता है वो अप्रॉक्स 50 आता है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से, स्पेशली इसकी वजह से ये कपलिंग में यूज़ होता है। तो ये 3 रीज़न है, काफ़ी कॉमन एमिटर हमारा यूज़ होता है। मतलब जितनी भी आपके ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस हैं उसमें 95% में कॉमन एमिटर यूज़ होता है।
तो इसलिए हम आगे जो भी सर्किट पढ़ेंगे, एम्पलीफायर है या कुछ भी, तो उसके लिए हम कॉमन एमीटर सर्किट ही यूज़ करेंगे। तो एक सवाल इससे भी था, मैंने पूछ रखा था इसमें, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, नन ऑफ द अबव। तो वो है कॉमन एमीटर। अब हम बात करते हैं लोड लाइन एनालिसिस की। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे आपको। डायोड की लोड लाइन एनालिसिस है और क्यू पॉइंट। तो अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो अच्छी बात है, वरना मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ये लोड लाइन एनालिसिस किसकी करते हैं हम? कोई भी नॉन लीनियर सर्किट की, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन लीनियर सर्किट्स होते हैं उनके लिए करते हैं। नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो आई और वी में रिलेशन है वो नॉन लीनियर है। आई वी रिलेशन मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलो। तो डायोड आपका क्या है? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे क्या है? नॉन लीनियर सर्किट है, क्योंकि इसमें आपका आई और वी के में क्या रिलेशन होता है। अगर हम डायोड की बात करें, ये आपका डायोड है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक सप्लाई लगा दी, ये आपका वी सप्लाई है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी डी, करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई डी, और ये आपका आर एल है। ठीक है, अगर आई और वी डी में रिलेशन हम देखें तो क्या होता है? आई डी इज इक्वल टू कोई आपका लीकेज मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, e टू द पावर वी डी अपॉन वी टी माइनस 1। दिस इज द रिलेशन। अब देख लो आप आई डी और वी डी में रिलेशन क्या है? नॉन लीनियर है। ग्राफ भी आप ड्रॉ करते हो आई डी वर्सेज वी डी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की ही बात कर रहे हैं, डायोड कैरेक्टरिस्टिक की, तो फॉरवर्ड और रिवर्स होता है ना। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक्सपोनेंशियल होता है, इसी वजह से ऐसा कुछ आता है आपका, है ना। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये होती है आई डी और वी डी। सेम आप ट्रांजिस्टर के लिए मैं डिस्कस करूँगी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि डायोड के लिए क्या है, मतलब लोड लाइन एनालिसिस क्या होती है। तो यहाँ से आप देखो आई डी और वी डी में एक रिलेशन है। अब इसमें आप KVL लगाओ, तो KVL आप जब लगाएंगे तो क्या होगी इक्वेशन? वी डी, देखो आप यहाँ से घूम रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो जो आपका लास्ट में होगा उसका साइन लेते हैं। तो इधर से आप घूमोगे तो ये क्या है? यहाँ से आप स्टार्ट करो तो प्लस वी, राइट, और ये यहाँ पे वी डी आ गया, लास्ट में साइन किया माइनस, तो माइनस वी डी, और करंट आपकी इधर से ऐसे फ्लो कर रही है तो ड्रॉप होगा आपका, मतलब प्लस से माइनस तक आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस आई डी आर एल इज इक्वल टू 0। ये आपका KVL है। यहाँ से अगर हम आई डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा? आई डी को हम इस साइड ले गए और आर एल से डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या होगी? वी बाई आर एल माइनस वी डी बाई आर एल। ओके, ये एक इक्वेशन हो गई और एक ये रिलेशन है। इस रिलेशन से तो हमने ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है। ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है? दिस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक से हमने ये ड्रॉ किया। सॉरी डायोड, हम डायोड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ से। अब इस इक्वेशन से आप ड्रॉ करो आई और वी, आई डी और वी डी के लिए। इक्वेशन क्या आई थी आपकी? आई डी इज इक्वल टू वी बाई आर एल माइनस वी डी बाई आर एल। अब आपको ड्रॉ किस में करना है? आई डी वर्सेस वी डी। तो यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये किसकी इक्वेशन बता रही है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स है आपका वी डी, सी आपका ये हो गया, मतलब यहाँ पे स्लोप कितने का है? माइनस 1 बाई आर एल का। इसको मैं वैसे ही लिख देती हूँ, आई डी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर एल इंटू वी डी प्लस वी बाई आर एल। ओके, ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं इसमें, अब y और x के बीच में हमें ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, मतलब कि y की वैल्यू क्या है, और एक बार y को 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या है, और 2 पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, उसके बाद हम उसको मिला देंगे। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, ID वर्सेस VD हमें मतलब ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने क्या किया, ID को 0 पुट किया, ID 0 किस पे होगा, इस वाली एक्सिस पे ID आपका 0 होगा। ID जब हम 0 करेंगे तो VD की वैल्यू क्या आएगी, ये इस साइड आएगा, VD/RL इज इक्वल टू V/RL, RL से RL कैंसिल हो जाएगा, तो VD की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, V के बराबर। तो एक पॉइंट आपका क्या मिलेगा, पॉइंट कैसे लिखते हैं, x, y ना, तो ये आपका x है, VD x एक्सिस पे, तो V, 0। दूसरा पॉइंट देखें हम, दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, VD को 0 करेंगे। जब आप VD 0 करोगे तो ID की वैल्यू क्या आएगी, V/RL। इसके अकॉर्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा, 0, V/RL। हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखो आप V, 0, तो यहाँ पे कहीं होगा आपका V, और I तो आपका 0 होगा। ये पॉइंट यहाँ पे 0, 0, V/RL, ये मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, पर आप पहले पॉइंट रखोगे उसके बाद, क्योंकि वो गड़बड़ ना ड्रॉ, इसलिए मैंने किया। तो ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोड लाइन। इसलिए यहाँ से आप देखो तो इसका स्लोप कितना है, इस लाइन का जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, उसकी स्लोप कितनी है, -1/RL। लोड है, लोड लाइन इसको इसलिए बोलते हैं। RL क्या है आपका, लोड। ओके, तो अब आप डायोड की हम बात कर रहे हैं, तो डायोड की एक कैरेक्टरिस्टिक थी जो मैंने आपको बताई, ये जो आप लोग जानते हो, ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब सर्किट के अकॉर्डिंग हम देखें तो KVL के अकॉर्डिंग भी जो ID की वैल्यू आ रही है, ये भी सही है, तो दोनों होल्ड करना चाहिए, है ना। अगर डायोड आपका ऑपरेट कर रहा है तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, तो इसको आप, अब मैं ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये आपका लोड लाइन है, ये आपका डायोड कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक भी सेटिस्फाई हो और ये लोड लाइन भी, ये वाली यहाँ से जो आपने ID निकाला है वो भी सही है, और डायोड कैरेक्टरिस्टिक से भी जो आप ID निकालोगे वो भी सही है। तो दोनों चीज़ें एक साथ सेटिस्फाई करने, वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इन दोनों को हमने क्या किया, ड्रॉ किया, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे यही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक भी सेटिस्फाई हो रही है और लोड लाइन एनालिसिस भी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं Q पॉइंट, इसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग पॉइंट। इसी पे पर्टिकुलर आपका डायोड ऑपरेट करेगा, क्योंकि गलत ये भी नहीं है, लोड एनालिसिस हमने देखा सेम चीज़ से, तो ये रॉन्ग हो नहीं सकता। और आपने कैरेक्टरिस्टिक भी देखी, ये भी दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। दोनों कब सेटिस्फाई करेंगे, इसी पॉइंट पे सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज़ Q पॉइंट। इसीलिए सिर्फ इस पॉइंट पे ही आपका डायोड क्या होगा, ऑपरेट करेगा। तो इसको हम Q पॉइंट बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्विसेंट पॉइंट भी बोलते हैं, क्विसेंट। ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आप देखोगे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखो आप, ये VD की वैल्यू को क्या बोलते हैं, VDQ, और इसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं आप, IDQ। तो आप, अब आपका डायोड किस पे ऑपरेट कर रहा है, VDQ और IDQ पे ऑपरेट कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे थे। जैसे एक क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे ID गिवन है और VD, ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन थी, और ये दो लोड लाइन दिया है। ये वैल्यू आपकी 10 है, और ये वैल्यू भी आपकी 10 है, और ये 5 था, और ये 0, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 0.5,
यहाँ कहीं 1 और ऐसी बाकी सारी चीज़ें थी, ये कहीं 4 था। ये आपको लोड R1 दे रखा है और ये R2, दोनों आपकी लोड लाइन है, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये दो कैसे हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका V है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या है, VD इज इक्वल टू V, और ये पॉइंट जो होता है जहाँ पे भी आपका ये टच कर रहा है वो ये पॉइंट क्या होता है, V/RL, है ना। चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, तो ये पॉइंट तो आपका फिक्स है, मतलब इन्होंने सप्लाई तो फिक्स रखी है, पर इन्होंने क्या किया, ये चीज़ चेंज हो गई। जब V आपका फिक्स है मतलब ये RL लोड को चेंज कर रहे हैं, है ना, लोड को चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये पॉइंट चेंज हो रहा है। तो लोड, अब देखो आप ये किसके लिए वैलिड होगा, जैसे ये R2 है, R2 पे इसकी वैल्यू 5 है, अगर आप RL को इंक्रीज करोगे, ये पॉइंट जो है वो आपका V/RL है, अगर हम RL को इंक्रीज करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और मतलब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। अगर हम RL को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इन दोनों में देखो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब V/RL की वैल्यू, ये V/RL है भाई, ये RL2 लिख लो, इसको V/RL1 लिख लो, तो ये वैल्यू ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, मतलब RL1 क्या होगा, कम होगा। ये वैल्यू कम है, मतलब RL2 ज़्यादा है। तो इन दोनों में रिलेशन पूछा था कि फ्रॉम द गिवन लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2 एज्यूमिंग कांस्टेंट सोर्स EMF, मतलब V को वो कांस्टेंट कर रहे हैं, V को कांस्टेंट ले रखा है उन्होंने, तो उन्होंने बोला R1 और R2 में रिलेशन क्या है इस ग्राफ को देख के, तो बताइए क्या होगा रिलेशन, क्योंकि ये फिक्स है और ये पूरी की पूरी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब RL1 क्या होगा, कम होगा, मतलब R1 आपका क्या है, लेस देन है R2, ये आपका आंसर होगा। इसी के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायोड करंट एट ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R2। अब देखिए इन दोनों, जब हम लोड लाइन इसको लेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट ये है, जब हम लोड लाइन इसको लेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट ये है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R2, हमें R2 को देखना है, मतलब इसको कंसीडर करना है, और बोल रहे हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग डायोड करंट क्या है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब ये पॉइंट आपको क्यू, अब आपको यही सेलेक्ट करना था कि इन दोनों में से कौन सा क्यू पॉइंट आपको लेना है। इन्होंने बोला कि R2 के करस्पॉन्डेंस देखना है, तो आप R2 वाला लो, ये वाला लो, इसके करस्पॉन्डेंस देखो I की वैल्यू क्या थी यहाँ पे। अब आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि क्या है, पर इतना था कि 5 और 4 के बीच में ये आ रहा था, और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही था 4.6 मिली एम्पियर, तो वो आपका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग था, उसमें उन्होंने सेम चीज़ रखी है, बस ये वोल्टेज पूछ लिया है कि R2 के करस्पॉन्डेंस वोल्टेज क्या है। तो अब यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जब देखते हो आप, तो ये वैल्यू आपकी 0.5 और 1 के बीच में आ रही थी, और आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 0.5 और 1 के बीच में सिर्फ एक वैल्यू थी, दैट इज 0.0।